नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हरियाणा में किसकी सरकार? अब किसकी सरकार अगर ये समझना है तो चुनाव मैदान में कौन होगा ये समझना जरूरी है। और भाजपा से जो खबरें आ रही हैं उन खबरों की पर अगर यकीन करें जो अभी खबरें आ रही हैं हम तक, तो 40 टिकट कटने जा रहे हैं। यानी 40 ऐसे लोग हैं जो पिछली बार मैदान में थे, इस बार उनका नाम हटेगा, पत्ता उनका साफ हो जाएगा। लेकिन 90 में 40 कट रहा है, क्या भाजपा और संघ की रणनीति के मुताबिक ही हो रहा है? या चेलों ने अपनी सेटिंग फिट कर ली है, बैठा ली है, अपनी गोटी सेट कर ली है? खबरें यही बता रही हैं कि चेलों की गोटी फिट हो चुकी है। और क्यों हुई है, कैसे हुई है, इसको मैं एक ही तथ्य से आपके सामने साबित करता हूं, रखता हूं। बाकी कहानी हेमंत अत्री जी बताएंगे। कंट्रोल रूम पहले जोड़ लीजिए अत्री साहब को। दरअसल संघ ने कई सर्वे करवाए थे और फरीदाबाद में एक बैठक हुई थी। आज हम चर्चा करेंगे गुरुग्राम की बैठक की, लेकिन इसके पहले फरीदाबाद में बैठक हुई थी जहां पर कृष्ण गोपाल और अरुण कुमार, पूरा नाम मैं बता दूं, अरुण कुमार खन्ना, संघ के ये लोग डिप्टी हैं, दोनों डिप्टी कमांडर। ये दोनों उस बैठक में मौजूद थे फरीदाबाद के। और उस बैठक में संघ के तरफ से जो सर्वे के आधार पर बात सामने आई थी, वो बात आई कि 70% नए चेहरों को लाना होगा। 70% नए चेहरे का मतलब 90 में अगर गणित दुरुस्त है मेरी तो 63 नए होने चाहिए। 63 कटते, 63 कटते, यानी बहुत सारे मंत्री, कई विधायक, पत्ता साफ हो जाता। और जो विधायक और मंत्री हैं हरियाणा में, वो सिर्फ एक ही गुट है, एक ही खेमा है अत्री साहब, जिसको मनोहारी भाजपा कहते हैं, मनोहरी भाजपा। तो वही है। अब उसे आप मनोहरी भाजपा कह लीजिए, चेलों का एक समूह कह लीजिए, जो भी कहिए। अब 40 कट रहे हैं, 63 कट रहे थे संघ के फॉर्मूले से, 40 कट रहे हैं, इसका मतलब तो चेलों की सेटिंग हुई है, जो हमने शुरू में कहा था। इसका मतलब चेलों की सेटिंग हो गई। अब ये चेलों की सेटिंग कैसे हुई, इसका असर क्या होगा, चुनाव में नैरेटिव क्या बनेगा इसका, ये समझेंगे हेमंत अत्री जी से। इंट्रोडक्शन लंबा हो गया मेरा, क्षमा चाहता। अत्री साहब, गुरुग्राम 23 और 24, दिल्ली 25 केंद्रीय चुनाव समिति, और उम्मीद है 26। ये 26 की उम्मीद में कितने घरों में तनाव, टेंशन है, और कहां कहां गोटी फिट है, निश्चिंत है कि नहीं, हमारा तो हमारी लाइन क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है। आशीष जी, जो पिछली बार का अगर आपको विधानसभा चुनाव याद हो, और जो बीजेपी का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया है आजकल आप पूरे देश में, तो उन्होंने एक चीज फॉर्मूला सक्सेसफुली लागू किया है जब से दिल्ली में ताकतवर सरकार आई है, कि किसी प्रदेश में किसी की बगावत की तो औकात बची नहीं है, कोई कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो। तो इन्होंने अब क्या फॉर्मूला किया, अगर आपको लोकसभा चुनाव से पहले, कि हमने पहले भी चर्चा की, तब भी तमाम सर्वे हुए, उन्हीं सर्वे में से एक का परिणाम था कि मनोहर लाल की विदाई हुई हरियाणा से, नायब सिंह सैनी बढ़ाए गए। तो उससे लेकर के आज तक जितने भी बीजेपी के सर्वे हुए हैं हरियाणा के अंदर, चाहे वो आरएसएस के इंडिपेंडेंटली हुए, चाहे बीजेपी के प्रोफेशनल एजेंसीज के जरिए जो वो करवाते, उसमें एक बात बड़ी साफ है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कंफर्टेबली प्लेस नहीं है हरियाणा में, चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। ये ब्रॉडली एक चीज सामने आ गई, बीजेपी के सामने भी और आरएसएस के सामने भी। आपने बिल्कुल उचित फरमाया कि फरीदाबाद की मीटिंग में ये संघ ने कहा था कि अगर हमारी मानोगे तो 70% आप कैंडिडेट बदल दीजिए और उसके बिना काम चलेगा। तो बीजेपी ने इसमें बहुत सोचा। आज की तारीख में जो दिल्ली की भी हैसियत बच गई है 240 आने के बाद, और प्रदेशों में जिस तरीके से जो हालात हैं, तो बहुत ज्यादा पंगा लेने की स्थिति बीजेपी की आरएसएस से है नहीं। जैसे पहले कह दिया करते ना कि हमें तो अब संघ की जरूरत नहीं है, अब तो है ही संघ की जरूरत, संघ ही उनका केवलहार। तो अब हरियाणा में जो सामने निकल के आया, जो 2 दिन की गुड़गांव मीटिंग का आपने जिक्र किया, उसमें सीट वाइज डिस्कशन हुआ है, और जो हर एक जिले के जो बड़े लीडर थे 5-5, 4-4, उन सबको बुला करके बातचीत की गई। वहां से जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन निकल के आई है वो ये है कि जो अभी 40 विधायक है बीजेपी के,
उनमें से आधों का पत्ता साफ किया जाए, यानी कि 50%, लगभग 20। और जो पिछली बार लड़े थे और हार गए थे वो थे 50-90 में से। उनमें से हो सकता है 50 से भी ज्यादा पर गाज गिरे, उनमें से कुछ इनएक्टिव हो गए, कुछ का लोगों के पास फीडबैक ठीक नहीं आया सर्वे के दौरान, और तमाम तरह की चीजें, कुछ मनोहर लाल को पसंद नहीं थे, कुछ सिस्टम का हिस्सा नहीं हो पाए, बहुत तरह की चीजें होती है। तो वो जो सीट है जो पिछली बार हारे थे 50, उनमें हो सकता है 50% से भी ऊपर टिकटे चेहरे बदल दिए जाए, जैसा आपने कहा। तो ऐसी सूरत में जो 40 का फिगर हमने कहा सेफली, ये 50 और 55 तक जा सकता है, वही फिगर जो संघ चाह रहा था। तो आज की तारीख में स्थिति ये है। एक दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो आपके लिए एक ब्रेकिंग खबर हो सकती है अपने चैनल के लिए, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा के चुनाव में हरियाणा में कोई सिद्धांत लागू करने नहीं जा रही। परिवारवाद, ये सब पुराने जमाने की बातें होगी। इस बार आप देखेंगे थोक में परिवारों को टिकट मिलेगी। सिंगल हैंडेडली क्राइटेरिया क्या है कि किसी भी सूरत में सीट चाहिए, चाहे कोई लेके आए, चाहे जैसे मर्जी लेके। और उसके लिए अब उसमें ये मान के चलिएगा कि राव इंद्रजीत की बेटी की टिकट फाइनल, उसमें श्रुति चौधरी की टिकट फाइनल, किरण चौधरी की बेटी, उसमें अपने क्या नाम है अपने कृष्णपाल गुर्जर के बेटे की टिकट फाइनल, उसमें जो ज्ञानचंद गुप्ता है उनके भांजे की टिकट फाइनल, धर्मवीर के बेटे की टिकट फाइनल, और ऐसे तमाम। तो इस बार परिवारवाद आपको उधर की बजाय इधर दिखाई देगा, क्योंकि सीट चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, चेहरा बचाना। एक और इसमें जो सबसे बड़ी जो चिंता जो निकल के आ रही है, जो आज मेरी तमाम, क्योंकि आपने टॉपिक ये तय किया था, तो मैंने बीजेपी के कई लोगों से बात की आज कि आपकी चिंता क्या है। तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो एक कैंडिडेट हमारे ठीक ठाक आ जाए, तो मैं कहा इसमें परेशानी क्या है। तो उन्होंने कहा कि हम आज भी चुनाव को लॉस्ट नहीं मान रहे, प्रोवाइडेड उन्होंने शब्द कहा कि किसी तरीके से हमें पार्टी चेलों से बचा ले। तो मैंने कहा भाई चेले कौन, वो तो आपकी पार्टी तो कार्डर बेस्ड पार्टी। तो उन्होंने कहा जी चेले तो एक के ही हैं, और वो ऐसे घातक चेले हैं कि आप सोच नहीं सकते। जो खुद को अपने आप को किसी अफसर को फोन करते हैं तो कहते हैं मैं सरकार बोल रहा हूं, सरकार। वो माननीय मनोहर लाल जी के ओएसडी रहे, उसके बाद संघ ने उनको हटवा दिया, उसके संघ के हटवाने के बाद उनको फिर चेयरमैन बनाया गया, और फिर हटे, और उसके बाद फिर वो दोबारा ओएसडी बने, और फिर हटे, और अब चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो कितने दुर्दांत प्रतिभा होगी आप सोच सकते हैं। उसके बाद जो पीए थे अभिमन्यु राव, उसके बाद कोई गॉड है फरीदाबाद में, ऐसे ही तमाम अगर आप गिनने लगोगे, वो नाम लेना वैसे भी पॉलिटिक्स में ठीक नहीं होता। लेकिन कुल मिलाकर के जो उन्होंने कहा कि अगर मेरिट पर टिकट दे दो केवल, तो बीजेपी की चुनाव में वो गत नहीं है जो सर्वे दिखा रहे हैं। तो मैंने हंस के कह दिया कि सर्वे में क्या दिखा रहे हैं। तो एक ने वो चरण ना समझता, उसके मुंह से निकल गया साहब सर्वे तो 15 से 25 ही कह रहा है। तो मैंने कहा जी आपका सर्वे 15 से 25 कह रहा है, तो हम गलत कहां कह रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसका हम डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने कहा साहब डैमेज कंट्रोल कैसे करोगे। तो उन्होंने कहा कि इस बार हम हर चीज को तिलांजलि देने जा रहे हैं। मैंने कहा साहब वो हर चीज कौन सी है। तो उन्होंने शब्द कहे कि परिवारवाद का मुद्दा हम नहीं उठाएंगे, सबको टिकट देंगे, जो जीतने की स्थिति में हमें लगता है उसको टिकट दे देंगे। काडर की कोई चिंता नहीं है। मैंने कहा काडर की चिंता, उन्होंने कहा कि देखिए आपने किरण चौधरी 2 महीने पहले आई थी, सारा काडर मुंह देखता रह गया, उनको राज्यसभा की टिकट दे दी, और पूरा काडर डिमोरलाइज्ड है। तो कहते हैं हम उसकी भी चिंता नहीं कर रहे, हम लॉन्ग टर्म में खेल रहे हैं, हमें टीम की भी कोई चिंता नहीं है। टीम को तो मनोहर जी पहले ही निपटा के चले गए थे, संगठन की भी कोई चिंता नहीं है। तो मैंने कहा फिर किस चीज की चिंता है। तो उन्होंने कहा कि हमें केवल सीट चाहिए, हमें जीत की संभावना की चिंता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव का मूल मंत्र है। किसी भी सूरत में कोई भी सीट लेकर के आ जाए, टिकट ले ले, सीट निकाल दे बस। अगर ये चला तो ये जानकारी बड़ी जबरदस्त थी कि मतलब सीट चाहिए, सब कुछ मतलब सब छोड़ दो, सीट चाहिए। तो फिर सीट का ऑर्डर कहीं दे दो। इनको उनको आपने सलाह नहीं दिया कि सीट का ऑर्डर ही दे दो, कहीं जो कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी चीज, फिर तो एक हरियाणा के चुनाव में इस बार मजा नहीं आएगा, नीरस चुनाव हो जाएगा। चुनाव प्रचार क्या करेंगे मोदी जी, फिर भाषण ही नहीं देंगे। भाषण में बोलते क्या है। आशीष जी गलत कर रहे हो आप, मेरे और आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। सलाह तो जेपी दलाल दे चुका है। उसने कहा कि आप सरकार बना भी लोगे तो हम तो 6 महीने चलने नहीं देंगे दिल्ली वाले हमारे। उनके दिमाग में रणनीति क्लियर है। अब ये तो हरियाणा की जनता इतनी जालिम है कि इनका वो ऐसा हशर ना कर दे कि कर्नाटक वाली हालत ना हो जाए। जनता तो वो भी है ना,
देखिए, सरकार तोड़ने और ऑपरेशन लोटस करने और तमाम संवैधानिक संस्थाओं को वहां पे रखने कोई वो उसकी परवाह नहीं है उनको। उनकी परवाह तो यह है कि एक सम्मानजनक सीट आ जाए और उसके बाद कोई ऐसा खेला रचा जाए किसी भी तरीके से कि जो जेपी दलाल ने कहा, तो वो उनकी प्लान बी है। लेकिन सवाल तो एक है, प्लान ए का ही बेड़ा गर्क है। अगर आपकी पार्टी का सर्वे ही, जो 10 साल की सत्ता की पार्टी है, वो आपके ही सर्वे 15 से 25 कह रहे हैं, तो मैं राशीष चित्रांशी की सलाह की जरूरत क्या है? क्या तो काम तो उनका ऑलरेडी हो रखा है। काम तो मनोहर लाल जी करके गए। और इंटरेस्टिंग बात और है, चेले सारे मनोहर लाल जी के हैं और पिछले 10-12 दिन से आपको हरियाणा में मनोहर लाल जी दिख नहीं रहे। ये भी बड़ी गंभीर बात है। पिछले चुनाव में आपको ध्यान होगा ना कि मनोहर लाल जी ने चुनाव की एन पूर्व संध्या पर पूरे हरियाणा में एक जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, पूरे हरियाणा में। एज इफ ही वाज बड़ा जबरदस्त लोकप्रिय थे और उसका बड़ा भाजपा को बड़ा लाभ हुआ। आप कहोगे साहब लाभ क्या हुआ? वो 14 मंत्री थे, 12 हार गए थे। तो टिकट काटने की कुछ एक आदमी की तो टिकट काट दी थी, नरवीर टाइप की, एक वो जो फरीदाबाद बड़े गोयल थे, उनकी तो टिकट ही काट दी थी और बाकियों का उपचार वैसे हो गया। जीते थे 2 केवल। तो इस बार भी वो स्थिति ना आए। इस बार देखिए, कुछ मंत्रियों की टिकट बिल्कुल साफ है, जैसे हिसार वाले मंत्री जी हैं जो गुप्ता जी, उनकी टिकट गई समझो। उनका जिस तरीके का जो भी तमाम कारनामे थे, हालांकि डॉक्टर है कमल गुप्ता, वहां पे सावित्री जिंदल चुनाव लड़ेगी। ऐसे ही ये बहुत सारे मंत्रियों की टिकट काटेंगे, क्योंकि पिछली बार उन्होंने देख लिया कि मंत्रियों के खिलाफ ही सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी। 14 में से 12 हारना कोई मजाक नहीं, केवल 2 ही तो जीते थे। तो वहां से इन्होंने वो लीफ लिया है कि इस बार हम पंगा ही नहीं लेंगे, हम अपनी टिकट भी खराब क्यों करें, हम दूसरे आदमी को ले आएंगे। और किसी की बगावत की हिम्मत है नहीं। तो उस फॉर्मूले पे बीजेपी चल पड़ी है कि किसी भी तरीके से नए चेहरे ले आओ, बगावत का कोई गुंजाइश नहीं है और नहीं है। और कोई सिद्धांत, कोई उसूल, कोई चीज के उसको मत करो, कास्ट का भी खेल मत करो। बेशक जो जीत सकता है उसको टिकट पकड़ा दो बस। 17 सीटें रिजर्व के लिए हैं, वो एक अलग पक्ष है। उसके अलावा जो जीतने की स्थिति में टिकट दे दीजिए, उसके पास अपना खर्चा करने की गुंजाइश होनी चाहिए, उसके लोगों के अंदर उसमें उसके प्रति लोकप्रियता हो या ना हो, लेकिन लोग चिढ़ते ना हो। आजकल भाजपा में संकट सबसे बड़ा ये हो गया है कि आप संघ का और भाजपा का नाम लेते हो तो लोग चिढ़ते हैं कि वही है जिन्होंने 10 साल हमारे साथ ये किया। तो उन सारे पैरामीटर्स को लेकर के मंथन चल रहा है। और लेटेस्ट खबर ये भी आपको बता दूं कि जो पैनल बने हैं, जो कल की मीटिंग खत्म होने के बाद पूरे हरियाणा के, उनमें से 12 सीटों पर एक एक नाम का पैनल है, यानी कि वो बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाएंगे। बीजेपी एक साइकोलॉजिकल लीड लेनी चाहेगी ऑब्वियसली, और जिन सीटों पर दूसरा चैलेंजर ही नहीं है, वहां तो कोई इशू है नहीं, तो वो फटाक से वहां पे टिकट अनाउंस कर देंगे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। 12 ही सीटें ऐसी हैं जिन पर 2 प्रत्याशी, उस पर भी हो सकता है कुछ सीटों पर चुनाव उसमें जल्दी फैसला हो जाए। और 56 सीटें ऐसी आई हैं आशीष जी जिन पर 3 से 5 प्रत्याशी, उसमें समय लगेगा। और उसके लिए वो तमाम जमा घटा गुणा भाग करके कि भाई कांग्रेस किसको टिकट दे रही है, क्या दे रही है, स्थानीय समीकरण क्या होंगे, कास्ट के समीकरण और सारी, वो सारे का सारा इस मीटिंग के बाद यहां तक बीजेपी पहुंच गई है। अब ये सारा मसला पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति जो भी आपके हैं वहां जाएगा, और वहां पर इस पर मोदी जी और ये सब बाकी लोग क्या फैसला करते हैं वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फेसेस बहुत बड़े पैमाने पर बदले जाएंगे। कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस आपको पता है स्टेटस को इस पार्टी, सीटिंग की टिकट काटना तो उनके बस की बात ही नहीं है समझो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस मामले में बहुत ब्रुटल है, बड़ी बेरहमी से टिकट काटते हैं, क्योंकि कांग्रेस में तो बगावत का खतरा होता है, इनके यहाँ तो किसी की चूक करने की हिम्मत नहीं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर इस बार बीजेपी ने वो ठान ली है कि किसी भी तरीके से इस एंटी इनकम्बेंसी को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। तो और कोई रास्ता, कोई नैरेटिव बन नहीं रहा था, तो ये इस पर आकर टिके हैं कि भाई जितने ज्यादा फेस बदल सको, फ्रेश फेसेस लेके आओ, दैट इज द ओनली वे। लेकिन एक सवाल और, ये जो सीटिंग है इनके बदलने की बात है, उनका क्या होगा? जो अभी आपने चर्चा में जिक्र भी किया था कि सुभाष, जैसे उसमें नाम सुभाष बराला का है, रामविलास शर्मा का है, ये जो नवरत्न हैं सब पिछली बार सब हार गए। इनका क्या होगा? इनको दोबारा कुछ अवसर मिलने की गुंजाइश दिख रही है? गुरुग्राम की बैठक से क्या रिपोर्ट है, या ये सदा के लिए साइडलाइन हो गए हैं? नहीं, उसमें बहुत बढ़िया सवाल आपका है, बहुत ही शानदार सवाल आपका है। रामविलास शर्मा पिछली बार चुनाव हार गए थे। अब जब उनके बेटे गौतम का नाम आएगा तो हाईकमान इमीडिएटली सर्वे के लिए मांग करेगा, भाई सर्वे दिखाओ क्या है। उसमें रामविलास का नाम है, या रामविलास की एज भी हो गई है, 75 का फॉर्मूला भी लागू होगा, क्योंकि जिसको मोदी जी ने निपटाना उस पर सारे फार्मूले लागू है। जिसको मोदी जी ने उपकृत करना है वो 78 साल की उम्र में भी
कर्नाटक का पार्टी प्रेसिडेंट येदुरप्पा हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं। वो तो यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल, वो कोई बड़ी बात नहीं। तो जैसे रामविलास शर्मा के बेटे गौतम है, जैसे ही उनका नाम आएगा तो खट से सर्वे मांग लिया जाएगा और उस सर्वे के बेस पे डिसाइड होगा। ऐसे ही सुभाष बराड़ा चुनाव हार के बहुत बुरे तरीके से आ रहे थे, आपको ध्यान होगा, देवेंद्र बबली ने ऐसा निपटाया कि याद रखेंगे, लेकिन वो मनोहर लाल जी के नवरत्न है, जैसा आपने शब्द कहा। तो मनोहर लाल जी ने उनको घर नहीं बैठने दिया, उनको तुरंत राज्यसभा की टिकट पकड़ाई, वो दिल्ली में पद स्थापित हो गए बहुत शानदार तरीके से। मंत्री बने ना बने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दिल्ली में कंफर्टेबली प्लेस्ड। अब उनका बेटा टिकट मांगता है, यानी जैसे ही वो टिकट मांगेगा तो फिर वही सर्वे आ जाएगा। अगर सर्वे में गुंजाइश होगी तो इनको टिकट देने में परेशानी कोई नहीं। यानी कि अड़चन आपके क्या होती है, सिद्धांत की अड़चन होती है, वो सिद्धांत इस बार पार्टी ने साइड में रख दिए। केवल सीट आनी चाहिए, सीट कौन लेके आ रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो किसी का बेटा हो सकता है, किसी की बेटी हो सकती है, किसी का दामाद हो सकता है, किसी का भांजा हो सकता है, किसी का भतीजा हो सकता है, सीट चाहिए बस। तो उस पर निष्कर्ष पर ये जो स्टेट की प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, ये भी, और गजब देखिए, हरियाणा जैसी छोटी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रभारी हैं। चुनाव लड़ना, जो आप परसों बात कर रहे थे ना कि चुनाव लड़ना कोई इनसे सीखे, जिस चुनाव का बीजेपी का नैरेटिव भी खड़ा नहीं हो पा रहा है, और ग्रास रूट पे स्थिति यह है कि पता नहीं चुनाव के, जैसा आप कह रहे थे नीरस चुनाव हो जाएंगे, अब तक जब हम बात करें तो चुनाव नीरस लग रहा है। वैसी सूरत में भी पार्टी की जो तैयारी है ना, वो देखने लायक। मरे हुए संगठन, जो इतना निराश और हताश संगठन है कि भारी लोगों को लाके जमाया जा रहा है, हमारे कोई पूछ नहीं रहा है, हमें तो दरी बिछानी है, उस टाइप की जो चीज, उसके बावजूद, और खासतौर पे जो किरण चौधरी को टिकट अब दी है राज्यसभा की, उसके बाद भाजपा का जो अपना संगठन है, उनको ये उम्मीद थी कि कम से कम इस बार तो नंबर पड़ेगा किसी का, वो बहुत निराश और हताश हुआ। और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि उनके आने से पार्टी को मिलेगा क्या मिलेगा उनके आने से पार्टी को, और राज्यसभा जैसी सीट दे दी आपने बाहर से आए को। अपनी पार्टी में थोड़े लोग हैं क्या जिनका 20-20, 30-30 साल का एक कंट्रीब्यूशन है। तो काडर उस बात से डिमोरलाइज हुआ है आशीष जी। फिर काडर डिमोरलाइज रहे, कुछ भी रहे, भाजपा का वो वही कल्चर जो आपने कहा, वो खासकर मोदी भाजपा जो है, इसमें जश्न हमेशा चलता रहता है। मतलब बैंड बाजा वाले बाजा बजाते रहते हैं, दूल्हा नाराज हो, दुल्हन नाराज हो, कोई फर्क नहीं है, दूल्हा रूठ करके दरवाजा ना खोल रहा हो, बंद करके बैठा हो, लेकिन बाहर बैंड बाजे वालों को तो पैसा मिला हो, बैंड बजाते रहेंगे, रौनक महफिल जमी रहेगी, रौनक दिखती रहेगी आपको। एक आखिरी सवाल समझना चाह रहा हूँ कि एक हरियाणा में इस समय चुनावी समय चुटकुले भी खूब आ रहे हैं। मैंने अभी एक चुटकुला आया कि जी वो एक किसी का बैग गुम हो गया बस में, तो उसने सूचना प्रसारित करवाया कि जी मेरा एक बैग गुम हो गया, उसमें जेजीपी का टिकट था मेरे पास, और जो है अगर किसी को बैग मिल जाता है तो कृपा करके वो लौटाएगा नहीं, वो टिकट पे वो चुनाव लड़ ले। तो जेजेपी के लिए ऐसे ऐसे, तो हालांकि जेजेपी की हालत वही है, कुछ नेताओं का एक बताना कहना भी यही है कि यही हालत है, आप लोग भी यही बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और भाजपा के बीच अगर उम्मीदवारों की भीड़ देखें तो कांग्रेस बहुत आगे है, और वैसे भी आपने कहा 12 पे 1 और 12 पे 2-2 यानी 24 सीट। और आपने एक बात और कही थी कि एक नेता से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 16-15 से 25, 16 से 25 के बीच में उनका सर्वे है। यानी यही जो 12-12, 12 पे 1 और 12 पे 2-2 है, यही 24 सीट पे सेफ है मामला है? आशीष जी, ये ए ग्रेड की सीट है जिसको पार्टी ने चिन्हित कर लिया है, और जहां बहुत डिस्प्यूट नहीं है संगठन में सर्वे की, और सारी जो चीजें कंपेयर करते हो ना जब आप, तो वो एट पार लग रही है कहीं ना कहीं कि ये इन पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो बहुत बड़े चैलेंज है, 12 तो सिंगल सीट्स है और 12 पे 2 कैंडिडेट है। लेकिन अगर आप तो यही बता रहा कि ये प्रत्याशियों का जो संकट है, इस पे समझना चाहूंगा। और एक खबर अभी मैं और देख रहा था एक मीडिया रिपोर्ट में कि हुड्डा के खिलाफ प्रत्याशी ढूंढने में लगी हुई है भाजपा। जहां पर एप्लीकेशन आ रहे हैं वहां पर भाजपा ढूंढने में लगी है कि कोई प्रत्याशी मिल जाए दमदार, खासकर नॉन जाट जो है मिल जाए, तो जाट बनाम नॉन जाट कर पाए। तो ये हालत है भाजपा की, जब प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, वही बात है, दूल्हा मिल ही नहीं रहा है, और बैंड बाजा तैयार है, बैंड बजाए पड़ा है, वहां पे नागिन डांस हो रहा है, और घोड़ी बैठने के लिए दूल्हा मिल नहीं रहा है। इस हालत में आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हुड्डा के खिलाफ की चिंता छोड़ दीजिए आप, हुड्डा के खिलाफ तो इनके पास पहले भी कैंडिडेट कभी नहीं होता था। वहां तो हमेशा ही इंपोर्ट करके किसी को बलि का बकरा बना के लाते थे, और बहुत तरह के महत्वाकांक्षी लोग जो तमाम कारणों के चलते
टिकट ले लेते हैं हाँ। भाई, चलो खर्चा पानी मिलेगा, कब्रों में रहोगे, बहुत तरह के जीव है दुनिया में, वो कोई खास बात नहीं। हकीकत में आपको बताऊं अपने, और आप हैरान रह जाएंगे, रोहतक, झज्जर और सोनीपत जिलों में आप एक हुड्डा के हल्के की बात मत कीजिए, पर्टिकुलरली इन 3 जिलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े से बड़े नेता भी चुनाव लड़ने से बच रहे हैं, बेसिस शिफ्ट कर लिए। एक आधा जो है, जो जैसे किसी को मान लो अर्बन पॉपुलेशन है या नॉन जाट का खेल है, अगर एक आध सीट को आप छोड़ दें तो बाकी जो रूरल एरियाज है, और मैक्सिमम एरिया रूरल का ही है, तो इनके पास कैंडिडेट वास्तव में जो है वो भी लड़ना नहीं चाहते। जो कुछ ना समझ है, जिनको लगता है कि यार महत्वाकांक्षा कल को क्या पता दाव ही लग जाए, क्या पता जेपी दलाल का ऑपरेशन ही सफल हो जाए, उस तरह की जो महत्वाकांक्षा वाले लोग हैं, या कुछ पैसे का बात बन जाए, उस तमाम तरह के लोग हैं। अदरवाइज कैंडिडेट की स्केर्सिटी तो बहुत ज्यादा है बीजेपी के पास, इफेक्टिव कैंडिडेट्स की। और एक बड़ी खबर आज हम एक और ब्रेक कर देते हैं, जो 3-4 दिन से पूरे हरियाणा में एक नैरेटिव चल रहा है कि नायब सिंह सैनी साहब को सीट नहीं मिल रही। कभी वो गोहाने की बात करते हैं, कभी वो करनाल की बात करते हैं, कभी वो लाडवा की बात करते हैं, कभी वो नारनौल की बात करते हैं। तो आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मोटा मोटा डिसाइड कर लिया है कि वो इस बार कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। लाडवा सीट के बारे में बता दूं, 1,95,000 के आसपास वोट है, और उसमें 45,000 वोट सैनियों के हैं, और ओबीसी वोट उसमें करीब 80 से 82,000 है। एक चीज और बता दूं, 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां से हारी थी, ये आपके दर्शकों के लिए जानना बड़ा जरूरी है। तो जो सीटिंग मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए घूम फिर के भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार सीट मिल गई है, और वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे 99.9%, अनलेस एंड अनटिल हाईकमान कोई, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति में आपको पता है तमाम तरह की चीजें हो जाती है, 0.1% चांस है कि वहां से कोई हो, बाकी 99.9 लाडवा से नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, नायब सिंह सैनी पर भी अपडेट आपने दिया। नायब सिंह सैनी को तो वैसे ही बेचारे कहते हैं ना, खट्टर साहब पता नहीं कहाँ हैं, किन चेलों के साथ या टीम के साथ अपने जो है चुनावी रणनीति बना रहे हो, फंसे नायब सिंह सैनी है। मैं अभी एक और रिपोर्ट देख रहा था, दुष्यंत चौटाला को प्रत्याशी मिले न मिले, वो अकेले सैनी को ललकार रहे हैं, कह रहे हैं आओ करनाल से लड़ो चुनाव कह रहे हैं आओ करनाल से लड़ो चुनाव। तो सब जो है ये सैनी मिल गए हैं सॉफ्ट टारगेट, इन्हीं को निशाने पर ले रहे हैं। खैर, अब इंतजार की घड़ियां कम होती जा रही हैं, 24 तारीख हो गई है, उम्मीद है 26 को पहली सूची आ जाएगी। पहली सूची आएगी तो कुछ कुछ जो धुंधली सी तस्वीर है साफ होने लगेगी। वो कितने की आती है, 20, 25, 30, कितने प्रत्याशियों की सूची होती है, 20 के आसपास, 30 के, तो तस्वीर कुछ कुछ साफ होने लगेगी। और फिर रंग जमेगा जब चुनाव में प्रत्याशी आ जाते हैं, नाम आ जाता है, तभी फिर रंग जमता है चुनाव मैदान, तभी रंग जमेगा, तभी ये जो ढोल और बैंड बज रहा है, डांस इस पे तभी शुरू होगा। अभी तो अकेले वो सब प्रैक्टिस कर रहे होता है ना, ऑर्केस्ट्रा वाले जब शादियों में जाते हैं तो जब रियल बारात निकलती है उससे पहले भी कई बार पानी डाल डाल के बजाते हैं, वो सुर लय ताल बैठाते हैं, वो जो है वो तो रिहर्सल है। अभी बैंड बाजा वाला बजा रहे हैं, लेकिन अभी दूल्हे नहीं मिले हैं, दूल्हे आ जाएंगे तब बारात जमेगी और फिर सजेगा ये चुनावी बिसात। फिलहाल इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे दोपहर हरियाणा में किसकी सरकार, हेमंत अत्री जी के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।